नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म। हिमाचल में भले ही कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन सीएम के नाम को लेकर तकरार बढ़ती दिखाई दे रही है। सीधी लड़ाई रानी प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच देखने को मिल रही है। खबरों के मुताबिक करीब 1.5 दर्जन विधायकों के साथ सुक्खू बीच में कहीं गायब हो गए थे, लेकिन अब सुक्खू जो हैं वो कांग्रेस मुख्यालय हिमाचल में पहुंच चुके हैं। इस बीच हिमाचल पहुंचे 3 बड़े नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। हालांकि मुलाकात के वक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह उनके साथ नहीं थी, मगर उनके समर्थकों ने हिमाचल पहुंचे नेताओं की गाड़ी घेर कर रानी के समर्थन में खूब नारे लगाए। और वहीं बात अगर बीजेपी की कर लें तो बीजेपी हार को लेकर मंथन कर रही है। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि राज तिलक आखिर किसका होगा और किसे परिवार को ही तरजीह देनी पड़ेगी। शिमला में शिमला की जनता की जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और यहाँ के नेता हैं उनकी जीत हुई है। शुक्ला जी और सारे लोग लगे थे और प्रियंका जी का सबसे अहम रोल था। सोनिया जी राहुल जी का आशीर्वाद तो था ही, खड़गे जी के अध्यक्ष के रूप में पहली जीत। अभी तो मीटिंग होगी। कौन सर, क्या लग रहा है? अब विधायकों की बैठक, विधायक दल की बैठक होगी, हाईकमान जो तय करेगा वो होगा फाइनल। सर, प्रतिभा जी ने कहा है कि उनको नेगलेक्ट नहीं किया जाता। वीरभद्र जी की लेगेसी है, उन्होंने कहा कि इतने पुराने हैं और उनका परिवार है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, किसी की निगलेक्ट करने का सवाल ही नहीं उठता और सबको साथ में लेके चलने की बात है। और सबको अपने राय रखने की भी अधिकार है। तो लग रहा है कोई मुश्किल नहीं होगी सर कांग्रेस के लिए? कोई मुश्किल नहीं। पॉलिटिक्स में देखो, पॉलिटिक्स में ऐसे राजनीतिक इच्छाएं तो सब लोगों की होती है। जो एमएलए बनता है वो मंत्री बनना चाहता है, जो मंत्री बनता है वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है। निश्चित रूप से आई ऑल्सो एक्सपेक्ट कि हिमाचल में हाईकमान जो भी फैसला करेगा हमें मान्य है और जो भी फैसला है, जो भी मुझे जगह दी जाएगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और कलेक्टिव रूप से मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बनेगा। मगर जो परिस्थितियां हैं और प्रदेश की जो हालत है और विशेष करके फाइनेंशियल हालत जो है वो बहुत खस्ता है। हमको मुख्यमंत्री जो मर्जी बनेगा, मगर संयुक्त रूप से जो मंत्रिमंडल के मंत्री होंगे और हमको कलेक्टिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के माध्यम से इस सरकार को चलाना पड़ेगा। तो बड़ा हमारी जो राह है वो बहुत आसान नहीं है और बहुत कठिन है। और जिस तरह से इस प्रदेश का बेड़ा गर्क किया गया है, लास्ट 6 महीने में जो इंस्टीट्यूशंस, मोर देन 1000 इंस्टीट्यूशंस जो है एट द फैग एंड ऑफ दिस टर्म उसको खोले गए हैं और बहुत सारे फैसले हैं जिस पे हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा। इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति को कैसा सुधारा जाए, ये बहुत सारे इश्यूज हैं और बाकी हाईकमांड है, आज ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, जो भी फैसला होगा निश्चित रूप से हम सब मानेंगे उसको। प्रतिभा सिंह कह रही हैं जो विक्ट्री है इट इज बिकॉज ऑफ वीरभद्र सिंह डेवलपमेंट मॉडल, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वो दावेदारी कर रही हैं मुख्यमंत्री पद की। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू जो दूसरे दावेदार हैं वो कह रहे हैं लेजिस्लेटर्स विल डिसाइड एंड हाईकमांड विल टेक द डिसीजन। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस बोथ? ये देखो, हाईकमांड जो भी लोग, पॉलिटिकल लोग जो भी बोलते हैं वो अपनी अपनी राय है उनकी। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, मगर जो भी फैसला कांग्रेस हाईकमांड लेगा हम उसको मानेंगे। ABCD जो भी होगा, जिसके भी हक में होगा मानेंगे और कलेक्टिव रूप से हमको चलना पड़ेगा। हर्षवर्धन चौहान स्वयं के लिए क्या उम्मीद करते हैं? क्या होप है फ्रॉम द पार्टी हाईकमांड एज वेल फ्रॉम द कमिंग गवर्नमेंट? नहीं देखो, अब इट इज़ फॉर द हाईकमांड टू डिसाइड, मतलब मुझे क्या पोजीशन देनी है। मैं निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ कि मुझे एक अच्छा स्थान मिलेगा और जो आशाएं और आकांक्षाएं मुझे मेरी चुनाव क्षेत्र के लोगों ने दी है और मैं इस कह सकता हूँ इस विधानसभा में आई एम द सीनियर मोस्ट MLA। आई एम ए 6 टाइम MLA। जयराम इज 6 टाइम MLA। आई एम ऑल्सो 6 टाइम MLA। आई एम द सीनियर मोस्ट पर्सन इन द कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो मेरे फैमिली बैकग्राउंड है। आई एम द ओल्डेस्ट फैमिली। हमारी जो फैमिली है इट इज़ द ओल्डेस्ट फैमिली। माय फादर वाज MLA इन 1957। वीरभद्र सिंह जी जो पॉलिटिक्स में आए वो इट वाज 1962। इट इज़ ओल्डेस्ट फैमिली और हम 13 इलेक्शंस जीते हैं, 7 मेरे फादर और 6 में जीता हूँ। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर देख करके कांग्रेस हाईकमांड जो भी फैसला करेगा और जो स्थान मेरे लिए तय करेगा मुझको माने। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस की बात को सुना
और भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल की नाकामियां थी, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी था, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 साल में नहीं दे पाई। बाद में कोशिश करते रहे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 10 रैलियां की, आपके अमित शाह जी ने भी, योगी जी ने भी एक हाइप करने की जो क्रिएट की। हिमाचल की जनता राजनीतिक रूप से जागरूक थी, वो जानती थी कि जो सरकार 5 साल में कुछ ना कर पाई, वो अगले 5 साल में बड़े बड़े वादे जो करके गई है वो कुछ नहीं कर पाएगी। और इसीलिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत का सरकार बनाने का बहुमत मिला। कांग्रेस में लगातार सबसे बड़ी अब प्रॉब्लम आएगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहने वाला है। नहीं, तो इसके लिए विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब चुनावों से पहले हर एक पत्रकार बोलता था कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, मैं बार बार कहता था कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। विचारधारा बड़ी होती है, पद छोटा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो जाएगा तो पत्रकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते थे कि इनका कोई नेता नहीं है, ये किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अब जब हम चुनाव हिमाचल की जनता ने जिता दिया तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसके। मुख्यमंत्री भी पार्टी हाईकमान बना देगी जिन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा है, जिसके वो उसमें से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। किस किस का नाम अभी चर्चा में? ये तो देखिए, जो भी विधायक बनता है, नाम भी, आपका नाम भी। नहीं, मैं एक चीज आपको बताना दे, जो भी विधायक बनता है या विधायक के अलावा और कोई भी मुख्यमंत्री बनना चाहता है, जो 6 महीने के अंदर विधायक बन सकता है, वो सब मुख्यमंत्री बन सकते हैं जिसको पार्टी हाईकमान चाहेगी। पार्टी हाईकमान का आशीर्वाद होगा और उसके साथ ही विधायकों की राय मशवरा होगा, सहमति होगी, कौन विधायक किसका नाम बोलता है, ये सब चीजों पर बातचीत होती है और उसी के बाद तय होता है। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता, मैं विधायकों से पूरी बात भी नहीं कर पाया। मैं तो यहाँ से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा था, बीच में रास्ते में मैसेज मिला कि शिमला बैठक बुलाई है, तो अब मैं बैठक में जा रहा हूँ। अभी कहाँ बैठक होने जा रही है, कितने बजे बैठक? नहीं, वो तो शुक्ला जी ने बुलाई है, कोई कांग्रेस भवन में आइए कि मिल लीजिए। जीतने के बाद हर एक इंचार्ज चाहता कि सभी विधायक उनसे मिले, जिस संदर्भ में मैं खुद भी। हमारे जो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्ष है, उनकी उपस्थिति में पूरी कांग्रेस पार्टी जीती है और उनको इसका श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि 3 बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही। आज वो मुख्यमंत्री की हकदार है। हाँ, उनके समर्थन में हम ये कहना चाहते हैं कि हम हॉली लॉज के साथ हैं और हमेशा लास्ट तक हॉली लॉज के साथ। हम प्रदेश का मुख्यमंत्री श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रदेश का हित के लिए श्री प्रतिभा सिंह ही एक ऐसे नेता हैं जो इस प्रदेश के लिए मिलजुल कर चला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी मंडी पार्लियामेंट्री चुनाव को जीता है। सुखविंदर जी भी रेस में हैं। सुखविंदर जी भी एक हमारे नेता हैं, लेकिन इस समय रानी साहिबा ही ज्यादा समर्थित नेता हैं, जिनके समर्थक यहाँ पे आप उनको ज्यादा जुर्वा है राजनीति का। उनके अध्यक्ष में उनकी अध्यक्षता में ही कांग्रेस पार्टी। तो शिमला से टीना ठाकुर ब्यूरो चीफ हमारे साथ सीधा जुड़ गई हैं। टीना जी, क्या चल रहा है शिमला में? बैठक शुरू हो गई है क्या? सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच चुके हैं? आवाज मिल पा रही है टीना जी? तो संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है, वापस चलेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा आज पेश कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपिंदर सिंह हुड्डा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने राज्यपाल से मुलाकात में ये दावा पेश किया। हालांकि इस मुलाकात के वक्त कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, जो कि मुख्यमंत्री पद की दावेदार भी हैं प्रमुख रूप से, और साथ ही साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू जो दूसरे बड़े दावेदार हैं, वो दोनों ही साथ नहीं थे। लेकिन इन तीनों नेताओं की गाड़ियों को घेर कर जो रानी प्रतिभा सिंह हैं, उनके समर्थकों ने नारेबाजी की कि मुख्यमंत्री जो है प्रतिभा सिंह को बनाया जाए। और लगातार कांग्रेस भवन में शिमला में आपको बता दें कि अभी भी बैठकों का दौर चल रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनका सुबह से शिमला में इंतज़ार हो रहा था,
वो अब से कुछ ही देर पहले पहुंच चुके हैं और प्रतिभा सिंह भी कई विधायकों के साथ शिमला कांग्रेस भवन में पहुंच चुकी हैं। टीना ठाकुर का रुख करेंगे। टीना जी, क्या कुछ चल रहा है शिमला में, क्या गहमा गहमी है ठंडे मौसम के बीच? जी, यहाँ पे बिल्कुल कांग्रेस ने बहुमत जरूर हासिल कर लिया है, लेकिन कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए यहाँ पे काफी कश्मकश है और मैं जाने वाली माहौल कांग्रेस ऑफिस में इस वक्त है। और मैं कुछ देर पहले ही कांग्रेस ऑफिस थी और वहाँ पे लगातार जो रानी प्रतिभा सिंह है, प्रदेश अध्यक्ष है, इस वक्त उनको सीएम बनाने के लिए लगातार उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच सुक्खू समर्थक भी वहां पे पहुंचे और उनमें हल्का फुल्की धक्का मुक्की भी हुई है। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस इतिहास दोहरा रही है। 2012 में भी ऐसा ही हुआ था और अभी भी जो सीएम का चेहरा है उस पर जो है इस एक आम सहमति नहीं बन पा रही है। सहमति जुटाने के लिए फिलहाल विधायक दल की बैठक है जो कुछ देर में शुरू होगी यहाँ पे, और उसमें जो फैसला है वो हालांकि बताया जाएगा कि किसको जो है विधायक चाह रहे हैं सीएम बनाना है। हालांकि इससे पहले जो ऑब्जर्वर यहाँ पे भेजे हैं हाईकमान ने, वो 1-to-1 कर चुके हैं, 1-to-1 विधायकों से मिल चुके हैं और फीडबैक ले चुके हैं कि विधायक किसको समर्थन दे रहे हैं। हालांकि सुक्खू गुट के विधायकों का माना जा रहा था नदारद है, पूरे दिन से स्विच ऑफ थे। हालांकि अभी जो गुट थे, चाहे वो सुक्खू गुट है चाहे मुकेश अग्निहोत्री है, सभी लोग जो है कांग्रेस ऑफिस जो है राजीव भवन वो पहुंचने लगे हैं। ये जो बैठक अभी होनी थी 3 बजे होनी थी अभी, लेकिन अभी तक ये जो है अभी शुरू नहीं हो पाई है। अब ये बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में ये बैठक 5 से 10 मिनट बाद शुरू हो जाएगी। इंतजार यही था कि सारे विधायक पहुंच जाएं, उसके बाद जो है बैठक की जाए और उसमें जो है पर्यवेक्षक भी मौजूद रहे और वो जाने कि मैक्सिमम विधायक जो है यहाँ पे वो क्या चाह रहे हैं। जी, क्या लग क्या रहा है, होली लॉज के साथ कितने विधायकों की संख्या देखने को मिल रही है? और अगर सुक्खू गुट की बात कर लें तो उनके साथ कितने विधायकों की संख्या जो है वो सामने आ रही है? और इस बीच जो ब्राह्मण नेताओं की अगर बात करें, क्योंकि ऐसी भी चर्चाएं निकलकर सामने आ रही है कि अगर ये पेच फंस गया दोनों के बीच तो शायद किसी ब्राह्मण चेहरे पर कांग्रेस दाव लगा दे, उनको लेकर क्या स्थिति है अभी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे स्थिति भी इसलिए है क्योंकि जो प्रतिभा सिंह है प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस की और सांसद है मंडी से, और मंडी में अगर आपने देखा होगा कि बीजेपी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो हालांकि जो आने में किसी के लिए भी तोड़ पाना संभव नहीं होगा। तो ऐसे में कांग्रेस इस स्थिति में भी विचार करेगी कि अगर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को सीएम बना दिया जाता है तो लोकसभा का जो चुनाव है मंडी का वो दोबारा लड़ना पड़ेगा और वहां पे काफी अच्छी स्थिति में कांग्रेस अभी नहीं कही जा सकती। तो ऐसे में ये रिस्क भी कांग्रेस के लिए है। हालांकि जिस तरह से आपने कहा कि जो दूसरा चेहरा है कांग्रेस ब्राह्मण का फैक्टर जो यहाँ पे है, मुकेश अग्निहोत्री, वो एक सॉलिड नेता है, नेता प्रतिपक्ष के तौर पे काफी अच्छा उनका पिछले 5 साल का प्रदर्शन रहा है। सत्ता पक्ष पे वो हावी रहे हैं, लगातार हमलावर रहे हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर भी जो है दाव वो कांग्रेस खेल सकती है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से जब टिकटों का आवंटन हुआ था तो सुक्खू गुट के जो 18 विधायक है उनको टिकटों का आवंटन हुआ था। हॉलीलॉज के 43 विधायक इसमें जो आवंटन हुआ था। जीत के बाद जो ये आंकड़ा पहुंचा है, जो बताया जा रहा है वो ये है कि 11 से 12 विधायक जो सुक्खू के साथ इस वक्त है, 20 विधायक प्रतिभा सिंह के साथ है, 7 से 8 लेकर 10 तक विधायक, जो 8 तक के विधायक है वो मुकेश अग्निहोत्री के साथ बताया जा रहा है। कुछ विधायक न्यूट्रल भी है, 3-4 विधायक। तो ऐसे में अभी पर्यवेक्षकों के सामने स्थिति ये है कि जो विधायकों की जो एक बड़ी वो संख्या है वो किसको सीएम के चेहरे पे, किसके ऊपर वो दाव खेलना चाहती है, किसको बनाना चाहती है। इस तरह ज्वाली से जो चंद्र कुमार जीत कर आए हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, उनके ऊपर भी खैर उनका नाम भी चर्चाओं में है कि उनके ऊपर भी यहाँ पे खेला जा सकता है। सुधीर शर्मा है, धर्मशाला से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, उनके ऊपर भी उनका नाम भी यहाँ पे लिया जा रहा है कि अगर किस तरह सहमति नहीं बनती, क्योंकि हॉलीलॉज और माना जा रहा है कि सुक्खू गुट दोनों की सहमति सुधीर शर्मा पे बन सकती है। तो अभी देखने वाली बात फिलहाल ये है कि पर्यवेक्षकों के सामने फीडबैक में विधायकों ने किसका समर्थन किया है, किसको वो मुख्यमंत्री के चेहरे पे यहाँ पे जो है वो देखना चाह रहे हैं। जी, एक अंतिम सवाल टीना जी, बीजेपी क्या मंथन कर रही है? क्या बीजेपी के यहाँ से खबरें छनकर सामने आ रही हैं? रिवाज बदलने का बड़ा नारा दे दिया था लेकिन राज बदल गया, तो कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी भी तो लेनी होगी ना हार की। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जिस तरह मैंने पहले बताया, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। अपने गृह जिले में उन्होंने 9 सीटें हासिल की है, 10 सीटें थी, केवल 1 कांग्रेस के पाले में गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भाजपा का प्रदर्शन जो था 25 सीटों तक सीमित कर आया है। मिशन रिपीट का दावा था, रिवाज बदलने का इन्होंने दावा किया था।
लेकिन रास बदल गया। तो ऐसे में जो भाजपा है वो निश्चित तौर पे हार का विश्लेषण करेगी कि जो छोटी सी स्टेट थी, 68 विधानसभाओं की सीट थी, यहाँ पे एकदम आपने 11 सिटिंग एमएलए बदल दिए, आपने 19 नए चेहरे उतारे, उनका कितना प्रभाव पड़ा। दूसरा, बागी आपके सामने 22 एकदम से खड़े हो गए थे। और सबसे बड़ा जो फैक्टर हम लोग मान रहे हैं वो ये है कि ओपीएस एक बड़ा मुद्दा था, आपने उस पर जो पब्लिक चाह रही थी, जो कर्मचारी चाह रहे थे, उनको एड्रेस किया जाए। कुछ ऐसे मुद्दे थे जो भाजपा ने एड्रेस नहीं किए, अपने संकल्प पत्र में उनको एड्रेस नहीं किया। एक ओवर कॉन्फिडेंस भाजपा में दिख रहा था कि कांग्रेस जो है बिल्कुल बिखरी बिखरी सी है। तो वो जो ये ओवर कॉन्फिडेंस भाजपा में दिख रहा था कि हम ओपीएस से बात नहीं करेंगे, कर्मचारियों के मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। बागबानी वाला मुद्दा था, आपने देखा होगा 17 में से 14 सीट, जो 17 में से जो 14 सीट है जो सेब बहुल इलाके की है वो कांग्रेस के खाते में गई है। तो ये काफी फैक्टर्स भाजपा के लिए काम किए हैं जो लोग चाह रहे थे कि भाजपा उन मुद्दों को एड्रेस करती है अपने संकल्प पत्र में, वो बताती, उनको सांत्वना देती या राहत भरी कोई बात करती। इस पर भाजपा को जरूर विश्लेषण करना होगा कि कहाँ पे उनकी जो कमियां रही हैं और क्या वो रहा कि जो मिशन रिपीट के उनका जो दावा था वहां पे वो अब बड़ा जो है कारक बना है उनके मिशन रिपीट में ना हो पाने का। चलिए, बहुत शुक्रिया टीना जी जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो टीना ठाकुर हमारे साथ शिमला से ब्यूरो चीफ जुड़ी थी और जानकारी दे रही थी कि विधायक दल की बैठक कुछ देर में ही शुरू होने वाली है। हिमाचल भले ही कांग्रेस ने जीत ली है लेकिन अभी भी राह आसान नहीं है। ग्राफिक्स के जरिए आपको एक नज़र में दिखाते हैं। हिमाचल जीत लिया है लेकिन आसान कांग्रेस की राह अभी भी नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, कौन होगा हिमाचल का सीएम। हिमाचल ने बीजेपी की किसने डुबोई लुटिया, कहां से कितने कांग्रेस को दिलाई हिमाचल की सत्ता। बीजेपी को चुभेंगे ये दिलचस्प आंकड़े। कहां से बीजेपी के हाथ से फिसला हिमाचल। हिमाचल जीत लिया, क्या आसान है कांग्रेस की राह अभी भी। हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद कौन होगा मुख्यमंत्री। हिमाचल सीएम के नाम पर कांग्रेस में घमासान। ऑब्जर्वर समेत अन्य जो बड़े नेता हैं वो हिमाचल में डेरा डाले हुए हैं। हिमाचल में बीजेपी की हार के बाद सीएम आवास में सन्नाटा। जयराम बोले इतने विकास के बाद क्यों हारे, इसकी समीक्षा करेंगे। 10 साल बाद फिर सीएम की कुर्सी हमीरपुर को। कांग्रेस में सुक्खू और राणा दौड़ में है। कांग्रेस के जीतते ही होली लो सुर्खियों में। हिमाचल में कांग्रेस की नई टेंशन, 40 सीटें जीती लेकिन कुल वोट बीजेपी से सिर्फ 37,947 ज्यादा है। होम स्टेट में हार से नड्डा पर भी सवाल। हिमाचल में सीएम की कुर्सी की हलचल, फूलों से सजा कांग्रेस भवन। हिमाचल में कोई बिकने वाला नहीं, सोलन पहुंचने पर मुकेश अग्निहोत्री। हिमाचल सीएम के नाम पर कांग्रेस में घमासान जारी है। ऑब्जर्वर प्रभारी राज्यपाल से मिले हैं। हिमाचल में सीएम पर पेच फंसा हुआ है, लगातार आपको बता रहे हैं। बीजेपी की हार के बाद सीएम आवास में भी सन्नाटा है। जयराम ने कहा है कितने विकास के बाद क्यों हारे हैं, समीक्षा की जाएगी। 10 साल बाद फिर सीएम की कुर्सी हमीरपुर को क्या जाएगी, ये सवाल है। सुक्खू और राणा दौड़ में है। कांग्रेस के जीतते ही हॉली लॉज में भी सुर्खियों में है। इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव कटवाल साहब हैं, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष। संजीव गांधी, प्रवक्ता कांग्रेस, और साथ ही साथ इंदुकांत दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव जी, राज आ गया है लेकिन चेहरा तय करने में अभी भी समस्या बरकरार, पहली प्रतिक्रिया। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना हिमाचल की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जो हमें समर्थन दिया हम उसको स्वीकार करते हैं जी। हमारी देवतुल्य जनता है, इसने हमें 0.9% कम वोट दिया जी। ऐसा नहीं कि बहुत पीछे चले गए। और
9% के कारण कांग्रेस सत्ता में आई और भारतीय जो हिमाचल की जनता ने उनको समर्थन, वो अपनी सरकार बनाएं और चलाएं और जो उन्होंने वायदे किए हैं उसको पूरा करें। जी 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 जी। लेकिन संजीव जी, जिस तरीके से स्थिति है अब कैसे देखते हैं उसको? तो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ जो सरकार बनाने के जो गवर्नर के पास 3 व्यक्ति गए, उसमें कोई भी व्यक्ति प्रदेश का नहीं था। आपको बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। कांग्रेस भवन शिमला में विधायकों की बैठक शुरू होने जा रही है, जिसका दिन भर से इंतज़ार किया जा रहा था। सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं, वो अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं। प्रतिभा सिंह पहुंच चुकी हैं। इंदुकांत जी, सीधा आप ही के पास आऊंगा। जो हिमाचल में चल रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या कांग्रेस फिर से एक बार लंबा नहीं खींच रही है मामले को? मेरी आवाज आ रही है? जी जी। आशीष जी नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार जी। देखिए, हिमाचल में जिस तरह के परिणाम आए हैं और जिस तरह का क्लियर मेजॉरिटी कांग्रेस को मिला है जी, वास्तविकता ये है कि ये बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों के साथ साथ कांग्रेस को भी शायद इसका एहसास नहीं था जी। और ये तनिक भी इसका एहसास होता तो उनके शीर्ष नेतृत्व के लोग भी वहां अवश्य जाते, मेरा मानना है, जिससे कम से कम उनको सीधा सीधा क्रेडिट देने में या लेने में लोगों को आसानी होती जी। अभी तो लोग जैसे राहुल गांधी वहां नहीं गए, लेकिन अब उनके कार्यकर्ता और पार्टी के लोग कहीं न कहीं, इवन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मैं सुन रहा था, बोले राहुल गांधी जी का नेतृत्व है, सोनिया गांधी जी का नेतृत्व है, जिसके परिणाम स्वरूप हमको सफलता मिली है, उसको भी क्रेडिट जाती है जी। ये अवश्यंभावी है कि जो पार्टी का मुखिया होता है उसका नाम लिया जाएगा, बोला जाएगा, लेकिन अगर वो फील्ड में उतर के जाते और ये बात कही जाती तो लोगों को ज्यादा पर्ची ज्यादा जचती जी। मेरा एकदम स्पष्ट मानना है आशीष जी कि ये स्थिति इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की जो अपनी असेसमेंट थी वो बिल्कुल करेक्ट थी कि वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। वो भी इसी पर डिपेंड कर रहे थे कि बीजेपी की फेलियर पे कि वो फेल होंगे और चूंकि जनता उनसे नाराज है तो हमारा जीतना अवश्यंभावी है जी। तो ये जो रिजल्ट है, ये जो परिणाम है, ये परिणाम, क्योंकि देखिए अगर पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में कोई माहौल होता पॉजिटिव तो गुजरात में भी उसका कुछ न कुछ असर जरूर दिखता है। एमसीडी के जो चुनाव हुए दिल्ली में, उसमें भी कुछ न कुछ असर अवश्य दिखता और अगर उनके शीर्ष नेतृत्व का प्रभाव होता तब तो और ज्यादा दिखता, क्योंकि देखिए राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा जो उनकी चल रही है उसमें से तमाम अटकलों के बावजूद 3 मीटिंग उन्होंने गुजरात में की चुनाव के बीच में, लेकिन हिमाचल में वो बिल्कुल नहीं आए और उनके तमाम शीर्ष नेताओं ने और प्रवक्ताओं ने यही स्टैंड रखा कि वो इन चुनावों से दूर है क्योंकि वो एक बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। तो बड़े लक्ष्य के बाद भी गुजरात में वो आए लेकिन हिमाचल में नहीं आए। तो मेरा ये मानना है कि हिमाचल में वास्तव में कांग्रेस जीती नहीं है। हिमाचल में वहाँ की जनता ने पिछले 22 इलेक्शन में बता दिया था कि वो वहाँ की सरकार या उसके कामकाज या भाजपा के जो अंदर संगठन में आपस में खींचतान है उससे बेहद नाराज है और वो उनको जो वहाँ की सरकार के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं इन लोगों को हटाना चाहते हैं। और ये वहाँ का जो मतदान हुआ है, चाहे वो 1% कम हो 2% कम हो, वो भाजपा के जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ ये है वोटिंग। ठीक है गांधी साहब, कांग्रेस को नेचुरल कोर्स एक विकल्प के तौर पर ये मत मिला। एक बात और सिद्ध कर दूं कि ये देखिए ये गृह राज्य था नड्डा जी का और उसके बाद भी नड्डा जी वहां पे अपने फ्लॉक को, अपने समूह को एकजुट नहीं रख पाए और आपस में उनकी प्रतिद्वंदिता इतनी थी कि प्रधानमंत्री को बात करते हुए देखा गया कि एक को समझा रहे हैं कि आप बैठ जाओ
और उसके बाद 20 से 22 लोग उतर गए, 13 सीटें सीधे सीधे जो इनके जो विद्रोही थे उनको जो वोट है उसके कारण हार गए हैं अपनी। तो ये देखिए कि तमाम मेहनत जो प्रधानमंत्री और बाकी लोगों ने किया, इससे रिकवरी इन्होंने किया, लेकिन वहां की इनकी सरकार से जनता नाराज थी, ये तय। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। गांधी साहब, सीधा आप ही के पास आऊंगा। इस वक्त गहमा गहमी है कांग्रेस में, मुख्यमंत्री कौन होगा, बड़ा सवाल, क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जी देखिए गहमी का जो है वो क्वेश्चन नहीं है जी, ये अभी बहुत बड़ा जीत का एक अवसर है, बड़ा खुशी का मौका है हमारे लिए। और ये जीत जो है ये नाकामियों की ही जीत नहीं है बीजेपी की, जिस तरह से चर्चा चल रही है। इसमें कांग्रेस के जितने प्रत्याशी उनकी बहुत मेहनत है और इसमें जनता ने बिल्कुल एक बार क्लियर कर दिया है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको वो स्वीकार नहीं है। इसमें आप देखिए कि पूरी कैबिनेट, सारे मंत्री सबके सब धराशायी हो गए हैं। तो ये एक बहुत कड़ी मेहनत, एकजुटता से इलेक्शन लड़ा है कांग्रेस ने, सारी लीडरशिप ने एकजुट होकर इलेक्शन लड़ा है। तो इस वक्त कोई ठीक है, इस वक्त जो है वो हर जो महत्वाकांक्षी हैं लोग, हमारे नेता, और हर कोई चाहता है कि जो है वो रिप्रेजेंटेशन किया जाए, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि कोई इतना बड़ा इशू है। ये अभी सॉर्ट आउट हो जाएगा और जहां पे जो है वो सबकी सहमति होगी और जहां पे हाई कमांड का आशीर्वाद होगा उनको रिप्रेजेंटेशन जो है वो सीएम की गद्दी पे बिठाया जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन एक बात बताइए गांधी साहब कि विधायकों ने अगर मिलकर ही नाम तय करना है तो दिक्कत क्या है? ये कल शाम से शुरू हुआ सिलसिला, कभी चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, कभी शिमला पहुंच रहे हैं, कभी 18 विधायकों के साथ नेताजी गायब हो गए, कभी स्विच ऑफ आ रहा है, कभी धक्का मुक्की हो रही है। इस तरह की खबरें क्यों ऐसी अभी से आने लगी हैं? अभी तो सरकार फॉर्म करने का सिर्फ दावा ही पेश किया है। देखिए आप कह रहे हैं कल शाम से ये चल रहा है, कल शाम तो रिजल्ट आए हैं। हाँ, तो उसके बाद ही तो शुरू हुआ ना, कल देर रात से। कैसे होगा? आप देखिए कहाँ शिमला, कहाँ चंबा, कहाँ रामपुर, ये जो है पूरे 12-12, 16-16 घंटे की जर्नी है। यहाँ कोई बाई एयर कनेक्शन कहीं नहीं है। लोगों को पहुँचने में टाइम लगता है, ट्रैवल करने में टाइम लगता है। तो सब लोग जैसे जैसे पहुंच रहे हैं वहाँ पे, तो ये कार्यक्रम चल रहा है। आप खुद भी मुस्कुरा रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है, ये तो सब जान रहे हैं। अभी सुक्खू साहब स्क्रीन पर ही बोल रहे थे कि मैं तो दिल्ली जा रहा था, मुझे शिमला की बैठक का पता ही नहीं, बीच रास्ते में से वापस मैं लौटा हूँ शिमला की बैठक के लिए। नहीं, देखिए कल शाम तो रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं जी, ठीक है ना? तो कल शाम रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, तो वहाँ पहुँचने में जो है वो टाइम लगता है। देखिए मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि यहाँ ज्योग्राफिकल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है सारी स्टोरी। नहीं, मैं जानता हूँ, मैंने पूरा हिमाचल आज नहीं 2012 से का चुनाव भी आपका कवर किया है ज्योग्राफिकली, और पूरा 2017 का भी किया और 22 का भी मैं कवर करके आया हूँ। तो ज्योग्राफिकली क्या वहाँ पर दिक्कतें हैं वो सारी हम लोग भी जानते हैं। लेकिन खैर अभी आप इस बात को माने या ना माने, कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं लौटूंगा आपके पास। कटवाल साहब, ये बड़ा नारा दे दिया था आप लोगों ने, रिवाज बदल रहा है, रिवाज बदल रहा है, राज बदल गया है ये तो। ऐसा है कि कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है तो उसका प्रयास रहता है कि दोबारा वो सत्ता में आए, और हमने अच्छे कार्य किए और लोग हित के कार्य हुए। लेकिन कई बार कोई ऐसा डिसीजन या लोगों को पसंद नहीं आता है जिसके कारण माइनस, जैसे मैंने बताया कि 0.9% के कारण तो 27,000 वोट जो है वो कांग्रेस को ज्यादा पड़ा, जिसके कारण उनकी 7-8 सीटें ज्यादा आ गई। और उसको हमें कह सकते कि कुछ चाणचक, जैसे कभी कांग्रेस ने सोचा नहीं था, जैसे पीछे हमारे बता रहे थे कि कभी कल्पना नहीं की थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जब इनको ऐसी सरकार लोगों ने समर्थन दिया है, तो हम पहले भी कह रहे हैं कि हम उस समर्थन का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं और ये सरकार बनाएं चलाएं।
ये आप देख ही रहे हैं, अभी आगे आगे देखो होता क्या है। आप देख ही रहे हैं आज का। और अभी सवाल देखिए, जिस तरीके से ये पहले दिन से कांग्रेस के तमाम नेता उठाते रहे, क्योंकि पूरा चुनाव मैंने भी कवर किया, तो कांग्रेस के नेता लगातार ये सवाल कर रहे थे कि पूरी जो आपके दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ पर कैंप कर लिया है हिमाचल में, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रोड शो कर रहे हैं, मोदी जी की आपने सोलन जिले के अंदर जहां पर रैली करवाई, हमीरपुर जिले में जहां पर रैली करवाई, वहां एक सीट नहीं आप लोग लेकर आ पाए। भारतीय जनता पार्टी क्या हिमाचल के अंदर जादू खत्म हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सब चुनावों को लड़ती है और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी नेता हमारे आते हैं। चाहे गुजरात का चुनाव है, चाहे हिमाचल का चुनाव है, बाकी तो निर्णय जनता ने करना है। जो जनता ने निर्णय किया उसको मैंने स्वीकारा। आप ये भी मानेंगे कि नारा बड़ा दे दिया था, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस थे, क्योंकि 2019 में हरियाणा में भी यही हुआ था, वहां पर भी 75 पार का नारा दे दिया था और सीधा सीटें धड़ाम गिरी नीचे आकर आंकड़ों में। आपने देखा होगा कि माइनर सब मार्जिन से हम हारे हैं। माइनर मार्जिन 15 सीटों का फर्क है। आप अभी भी, ये तो यार जनता जनार्दन देख रही है, इसको कम से कम कटवाल साहब अब तो मान लीजिए। कांग्रेस को 43.9% वोट मिला, बीजेपी को 43% वोट मिला। माना 37,800 कुछ वोटों का आप फासला बता रहे हैं, लेकिन सीटों के आंकड़ों में तो नंबर बड़ा हो गया ना। हाँ, हो जाता है। कई सीटें आने, जैसे एक सीट हमने 8 मंत्री हार गए आपके। क्या कैबिनेट के लोगों से इतने नाराज थे हिमाचल की जनता जो है? कई बार मैंने कहा कि छोटा प्रदेश होने के कारण कई छोटा सा निर्णय अपने विधानसभा में आता है, जिसके कारण हो जाता है ये। चलिए ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। इंदु कांत जी, इस बार ये जो पूरा चुनाव था उसमें 2-3 बातें बड़ी गौर करने वाली थी। पहला ये कि पूरे चुनाव में अगर हम कांग्रेस की तरफ से बात करें तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने सीधे रूप से कमान संभाली हुई थी। तो अब जब हिमाचल में कांग्रेस की वापसी हो गई है, लगातार अब इस तरह की चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं कि अब प्रियंका गांधी ही वापस कांग्रेस को कहीं ना कहीं बल दे सकती है, जो कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या वाकई में इससे लगता है कि प्रियंका गांधी की इमेज को भी इससे चुनाव से बड़ा फायदा हुआ है? एक दूसरा, जिस तरीके से सवाल यहाँ पर उठा, ओपीएस का मुद्दा था, भाजपा ने इसको लेकर सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था। जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन मुझे आज भी याद है कि जब मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से ये सवाल किया था तो उन्होंने तब भी स्पष्ट मना कर दिया कि हम ओपीएस के ऊपर कुछ नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। तो क्या ये मान लिया जाए कि वाकई में जो कर्मचारी थे इस बार कार्यकर्ता बनकर उन्होंने ही काम कर दिया कांग्रेस का, जो कांग्रेस कई बार खुद नहीं कर पाती? बिल्कुल ठीक कहा आपने आशीष जी। पहले कटवाल साहब के बारे में कुछ बात रखना चाहूंगा जी कि देखिए, भाजपा की एक अच्छी बात रहती है कि वो स्पष्ट रूप से चीजों को स्वीकार करते हैं। डिनायल मोड में उनको नहीं रहना चाहिए। और ये 1% 2% की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए कटवाल जी। 45 सीट थे, वहां से 25 आ गए। ये तो देखिए लगभग आधे पे आ गए। 20 सीट हार गए हैं। आप बहुमत पर देखिए तो आपको 45 था पिछली बार और इस बार 25 पे आ गए। तो ये देखिए। और ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज की क्या स्थिति है? देखिए, छोटे राज्यों में तो ऐसे थोड़े थोड़े वोटों से होता है चीजें, लेकिन बड़ी बात क्या है जो अभी कह रहे थे आशीष जी कि आपके कैबिनेट मंत्री 7-7 8-8 हार जाए, ये क्या मजाक थोड़े होता है? इससे पता चलता है कि उन मंत्रियों के खिलाफ कितना रोष होगा। और तब जबकि आपकी पूरी मशीनरी डट के लड़ रही थी और कांग्रेस बिल्कुल मैदान में नहीं थी। केवल एक प्रियंका जी का नाम लिया आशीष जी ने, उन्होंने भी कुल मिला के 5 रैलियां। तो ऐसे में अगर आप इसमें भी डिनायल मोड में होंगे तो आगे भारी नुकसान होगा। जैसे मेरा एकदम स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस अगर ये सोचती है कि ये पूरा का पूरा वोट फॉर कांग्रेस था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ गांधी जी, तो ये भ्रम में रहेंगे तो आगे फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। ये वोट था भाजपा को हराने के लिए, ज्यादा प्रो कांग्रेस भी जरूर कुछ रहा होगा। और हराने में आप देखिए 8-8 कैबिनेट मिनिस्टर हारते हैं, इससे पता चलता है कि कितना लोग नाराज होंगे, चाहे जो भी मुद्दे हो। टिकटों के वितरण पर भी लगातार भाजपा की टिकटों के वितरण पर भी सवाल उठता रहा। जिस तरीके से टिकटों का एकदम 11 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए, तो उसका भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भाजपा को यहाँ उठाना पड़ा है। बड़ी बात आशीष जी क्या है
कि मैंने जो शुरू में भी आपसे कहा कि नड्डा जी, जेपी नड्डा वहीं के हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के। अगर वो अपने छोटे से राज्य को, अपने जो कहते हैं ना कि जो उनका स्टेशन है, जो उनका मेन अपना सोर्स ऑफ एनर्जी है, गृह जिला है, अगर वहां पे वो लड़ाई नहीं संभाल पाए और प्रधानमंत्री को विद्रोहियों से बात करना पड़ा, तो ये तो शर्म की बात है, पहली बात। दूसरी बात, उसको आप मैनेज नहीं कर पाए, जबकि इतनी डिसिप्लिन्ड पार्टी मानी जाती है, आरएसएस से निकले हुए लोग होते हैं, और उसके बाद आप चीजों को मैनेज नहीं कर पाए। इतने दिन से चुनाव के मोड में भाजपा थी और अल्टीमेटली जिसको प्रधानमंत्री ने बात किया वो भी चुनाव लड़ा, हालांकि उसकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन आपके 12 कैंडिडेट्स ने आपको कैंडिडेट्स को हराया है ऑफिशियल। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि आपका कितना मिसमैनेजमेंट है। खाली पन्ना प्रमुख देखने से काम नहीं होता है, और अगर इस भ्रम में आप रहेंगे तो आने वाले समय में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आपको जमीनी हकीकत भी देखना पड़ेगा। सवाल ये भी है, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर हमेशा वोट मांगती है, चाहे छोटे से लेकर बड़ा कोई भी चुनाव हो। हिमाचल के चुनाव में 2 जिले बड़े महत्वपूर्ण रहे, सोलन और हमीरपुर। इन दोनों जगह पॉइंट आउट करके प्रधानमंत्री की रैलियां प्लान की गई, वहां पर प्रधानमंत्री की रैलियां की गई, और मुझे जहां तक याद है सोलन जिले के अंदर प्रधानमंत्री की रैली के बाद खुद नड्डा साहब ने रोड शो किया, और अच्छा खासा लंबा रोड शो था वो, और उसके बावजूद एक सीट भी नहीं है वहां पर बीजेपी निकाल पाई। ये कितना बड़ा सवाल है पूरी वर्किंग सिस्टम के ऊपर, इलेक्शन मैनेजमेंट के। मैं इसको अदरवाइज आपको एक्सप्लेन करता हूँ, शायद आपको ठीक लगेगा। देखिए, ये जो प्रयास हुए और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा, प्रधानमंत्री ने कई जगह कहा कि आप सरकार को भूल जाइए, मेरे चेहरे पर वोट दीजिए। आप सोचिए कितना बड़ा रिस्क है, और उसके बाद भी लोगों ने वोट नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर विपक्ष इसका अर्थ लगाए तो प्रधानमंत्री के चेहरे को भी रिजेक्ट कर दिया हिमाचल की जनता ने कई जगहों पे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ये है कि आधा गिलास खाली है तो आधा भरा है। क्या है कि इनफैक्ट एमसीडी के चुनाव में देखिए, 3 चुनाव बड़े हुए इस देश में अभी, एक एमसीडी, एक गुजरात और एक हिमाचल। वास्तव में तीनों जगह सत्ता में भाजपा थी, 2 जगह जनता ने इनको हरा के बाहर किया। अब ये जो प्रयास था प्रधानमंत्री का, पार्टी के अध्यक्ष का, और इस तरह का जितना जबरदस्त एक्टिव मोड में थे वो लोग, उसके कारण उस नुकसान को इन्होंने बहुत कम करने में सफलता हासिल की। ये हिमाचल में इनको 10-15 सीट मिलती मैक्सिमम। ये जो प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत प्रयास था, नड्डा जी का रोड शो था, और बहुत सारे बाद में उनके प्रयास है, और कांग्रेस का जो अपने ही लोगों के साथ एक तरह से उपेक्षा का व्यवहार था शीर्ष नेतृत्व का, उसके कारण इज्जत बच गई जो 1% की बात कर रहे हैं। और यही एमसीडी में भी हुआ। आशीष जी, अगर इतनी मेहनत नहीं की जाती तो जो आपको एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे, प्री पोल सर्वे दिखा रहे थे, एमसीडी में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता। तो ये जो मेहनत हुआ, इसके कारण चेहरा दिखाने लायक इन 2 जगहों पे ये बच गए। जी ठीक है गांधी साहब, अब जिस तरीके से राज आपका बनने जा रहा है, लेकिन 10 बड़े वादे किए हुए हैं कांग्रेस ने हिमाचल की जनता से, हिमाचल की कर्मचारियों से, हिमाचल के युवाओं से, हिमाचल की महिलाओं से, और पहली कैबिनेट में ही ओपीएस का जो वादा है वो निभाने का दावा है आप लोगों का। क्या वाकई में हो जाएगा? क्योंकि स्टेट तो कर्ज में है और आपके नेता खुद इस बात को कह रहे हैं। अभी हर्षवर्धन साहब भी ये कह रहे थे कि हिमाचल जो है पूर्ण रूप से आर्थिक स्थिति बड़ी संकट वाली है, तो कैसे करेंगे इसको? अब देखिए, मैं पहले तो जो है वो कटवाल साहब और इनके जो व्यूज हैं उस पर थोड़ा मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि देखिए, ये जो इलेक्शन है, इस सारे इलेक्शन में आप एनालिसिस कीजिए तो 2-3 फैक्टर हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। सबसे पहले तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल मिसिंग रही इस बार। इन्होंने पूरा फोकस, इनका कहना था कि जी नड्डा जी अध्यक्ष हैं हमारे, वो हिमाचल से, हमने इलेक्शन जीत लिया। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, वो आगे 5-7 बार, हमने इलेक्शन जीत लिया। ठीक है। और तीसरा क्या था, जो आप इनका मैनिफेस्टो देखिए जो बीजेपी ने लॉन्च किया, उसमें कुछ भी जो है वो दम नहीं था। कोई बात ही समझ नहीं आई, लोगों को समझ ही नहीं आई कि ये क्या कहना चाहते हैं और इसमें क्या दम है। और एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या था कि कांग्रेस एकजुट थी इस बार, और
जो मैनिफेस्टो, जो संकल्प, 10 गारंटीज जो लेके आई, उनमें बहुत बड़ा विजन था, बहुत वजन था, और वो लोगों को समझ आ रही थी बात की ये क्या कहना चाहते हैं। और एक और फैक्टर है कि किसी तरह की कोई परफॉर्मेंस पे कोई फोकस नहीं था बीजेपी का। मोदी जी आ जाएंगे, शाह जी आ जाएंगे तो हम तो जीते ही पड़े हैं, और नड्डा जी तो हमारे ही हैं, प्रदेश वो तो अध्यक्ष हैं पूरे भारतवर्ष के, तो हिमाचल नहीं जीतेंगे ये कैसे हो सकता है? वो तो बिहार जीता है। नहीं, लेकिन तो एक सवाल गांधी जी इस बीच गांधी जी एक सवाल और भी है, एक सवाल मेरा आपसे और भी है। कौल सिंह ठाकुर कांग्रेस के बड़े नेता हैं हिमाचल में, आशा कुमारी बड़ा नाम है, वो क्यों हार जाते हैं? एंटी इनकम्बेंसी तो बीजेपी की थी, वो क्यों सीट लूज कर गए? मैं वो बात कहने जा रहा था अभी नेक्स्ट। जैसे कटवाल साहब ने कहा कि 5-7 वोटे मार्जिन से, अगर आप गिनती देखिए, हम बोलते हैं कि 5-7 सीट हम रह गई हमारी छोटे मार्जिन से। कौल साहब 2-3-4 एग्जाम्पल देखिए आप, 100-100, 150-150, 200 वोटों से सीट रहेगी हमारी। तो वो हम 45 से 50 के आंकड़े में आते हैं। तो यानी कि वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट्स ने अच्छी फाइट दे दी आपको? हाँ, बिल्कुल फाइट दी है, तभी तो देखिए उस लेवल पर आए हैं, क्योंकि बहुत कम मार्जिन रह गया उसमें। ठीक है, उसमें मैं बताता हूँ सबसे बड़ा फैक्टर, एक और फैक्टर है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे पिछले, जयराम ठाकुर जी, उन्होंने मंडी के लिए सारे फंड्स हर कुछ मंडी में किया उन्होंने। उनका सारा फोकस, उनका कहना था मंडी मेरी है, मैं सीएम मंडी का हूँ, और वो रिजल्ट जो है उनको मंडी में मिले। तो वो एक कारण है कि मंडी में जो है हमारी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी क्यों नहीं रह पाई। तो बहुत कम मार्जिन है, कम मार्जिन से जो है सीट चलेगी, नहीं तो हम 45 से 47 का आंकड़ा बड़े आराम से पकड़ते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन मेरा जो पहला सवाल था उसका जवाब का इंतजार मुझे अभी भी है कि पहली कैबिनेट में जो आपके वादे हैं, क्या वाकई में आप लोग निभाने जा रहे हो इस बार? है कि क्या हम लोग, देखिए वी आर वेरी क्लियर, हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार, एक बहुत अच्छा शासन प्रशासन एक अच्छा दिखाने की, और जो संकल्प हमने दिए हैं उनको एग्जीक्यूट करने की। और जहां तक सवाल है कि कहां से जो है वो ये सब होगा, ये सब बड़े अच्छे से होगा, सारे रिसोर्सेज हैं। बहुत मिसमैनेजमेंट, जैसा इन्होंने कहा कि मिसमैनेजमेंट चुनावों में नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी बहुत, हिमाचल में बहुत मिसमैनेजमेंट रही है। मंत्री जी जो है सुबह कुछ उनका डिसीजन होता था, दोपहर को कुछ होता था, शाम को कुछ होता था, हर चीज बहुत जो है बहुत कंफ्यूज, और किसी तरह का कोई आप देखिए जितनी भी इम्पोर्टेंट सोसाइटीज हैं, जितने इंपॉर्टेंट वर्ग हैं हमारे यहाँ पे, आप उनको एक एक करके उठा के देखिए, बड़े क्लोजली एनालिसिस कीजिए, तो कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसने जो है इस बार सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी सपोर्ट किया हो, क्योंकि किसी तरह का विजन, किसी तरह की, आऊंगा मैं आपके पास, लौटूंगा। कटवाल साहब, जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं मंथन का दौर भी शुरू हो गया है, समीक्षा बैठकों का दौर भी चलेगा, लेकिन क्या वाकई में इस बार बीजेपी को बड़ा धक्का नहीं लगा? कटवाल साहब, जो हमारा उम्मीद के विपरीत हमारा रिजल्ट आया जी, जो हमारे प्रयास थे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया था जी, पूरे प्रदेश में समान विकास किया गया। लेकिन गांधी साहब तो अभी आपके सामने ही तो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जयराम जी का फोकस तो सिर्फ मंडी जिले पे था, तभी करके 10 में से 9 सीटें जीत कर आ गई। ऐसा है, ऐसा था कि गांधी जी को ये जानकारी भी थी, जब कांग्रेस की सरकार थी केवल वो एक जिला की सरकार मानी जाती थी। हिमाचल प्रदेश में माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद, चाहे जुब्बल खरकोट खाई का एरिया हो, चाहे चंबा का एरिया हो, चाहे हमीरपुर ना बिलासपुर, सब जगह। चलिए ठीक है, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक के बाद स्वागत है आपका वापस। अपने मेहमानों के पास चलेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमाचल में कांग्रेस आई है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री की लड़ाई है, चर्चा आज कर रहे हैं। कटवाल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले सवाल हम यही कर रहे थे कि बीजेपी को जो नुकसान हुआ है इसकी समीक्षा तो अब पार्टी करेगी ही, लेकिन जिम्मेदारी भी तो तय होगी किसी ना किसी की। क्या कहेंगे इसको लेकर? बड़ा
जो कहीं ना कहीं नुकसान है वो तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से पूरा नेतृत्व आपका केंद्रीय वो लगा हुआ था, हिमाचल में कैंप कर रहा था, हिमाचल की तमाम जो इकाइयाँ हैं वो आपने मैदान में उतारी थी, इसमें चूक कहाँ हो गई? क्या वाकई में ओपीएस जो है उसने बड़ा नुकसान दे दिया? जो ओपीएस का विषय था, जी, जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उसी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने, और हो सकता है कहीं न कहीं ये फैक्टर हो, ऐसा हम इसको इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश देश के अंदर चुनाव को चुनाव की तरह ही लड़ती है, और बाकी जो मैंने पहले भी कहा कि जो जनता का निर्णय होता है उसको स्वीकार करना पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार किया। मैं दूसरा गांधी जी की बात सुन रहा था, गांधी जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, गांधी जी थोड़ा बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आप ये कहें कि सारा काम ही कांग्रेस करती है, ये नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अनेक कार्य किए, और ऐसा तो नहीं कि आप लगातार रिपीट कर रहे हैं, इससे पहले आपकी ही सरकार थी। आप ये मत कहो कि उस वक्त जो बात की, जो मैनिफेस्टो की बात 10 पॉइंट आपने दिए, 2 रुपये जो आप गोबर खरीदने की बात कर रहे हैं, पहले तो गाय तो बचाना पड़ेगी आपको, आप हर गांव 10 लीटर दूध लेने की बात कर रहे हैं, ओपीएस की बात कर रहे हैं, 1500 रुपये आप हर महिला को देने की बात कर रहे हैं, 30 लाख के लगभग महिलाएं हैं, 100 करोड़ रुपया पर महीने का खर्चा आएगा। तो अच्छा, भगवान करे कि आप इसको पूरा करें, और जो भी आपने वायदे किए, इसलिए 1 महीने के बाद पता चल जाएगा कि क्या क्या कर रहे हैं। अभी तो 1 महीने के बाद फिर हम इसी चैनल पे जुड़ेंगे आपके साथ, फिर पूछेंगे पहली कैबिनेट में क्या हुआ, दूसरी कैबिनेट में क्या हुआ। कटवाल साहब, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं गांधी जी से, क्योंकि वक्त का अभाव भी है। गांधी जी, मेरा पहले दिन से, जब से आप लोगों ने ओपीएस पहली कैबिनेट में पूरा करने का वादा किया है, कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हिमाचल चुनाव में पहुंचे थे, हर किसी से एक ही सवाल था, और आज भी मैं उस सवाल को दोहरा रहा हूं। ऐसा तो नहीं होगा कि पहली कैबिनेट में आप लोग कोई कमेटी फॉर्म कर दें और कह दें कि ये अब कमेटी काम करेगी, और पता लगे 2 साल वो कमेटी ही बॉल खेलती रही और कमेटी की आड़ में आधा कार्यकाल निकल गया? देखिए, ये तो अब सारी स्पेकुलेशन है, अभी आने दीजिए, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, अभी आने दीजिए फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग, और उसमें हम ये अनाउंस करने जा रहे हैं, और ये सब कुछ होगा आपके सामने, सब कुछ होगा। देखिए, चलिए हम स्वागत करेंगे अगर ये पहली कैबिनेट में हो जाएगा। लेकिन इंदु कांत जी मुस्कुरा रहे हैं, इंदु कांत जी प्रतिक्रिया दे दीजिए इसी पर। आशीष जी, यही बातें झारखंड में भी किया था कांग्रेस ने, कहा था कि सरकार बनते ही किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ कर देंगे, युवाओं को 5000 6000 क्लासेस के हिसाब से 10th के ग्रेजुएट, उनको हम भत्ते देंगे। आज तक उसके दर्शन नहीं हुए। 50,000 तक के ऋण माफ कर दिए थे, उसके बाद हम लोग कई बार पूछे मंत्रियों से, बोलते हैं पैसे नहीं है, बोलते ही नहीं है उस पे। तो ये देखिए, दूर की कौड़ी होती है, पैसा हो तो बात बनती है, और बाद में कहते हैं कि रिसोर्सेज नहीं है। यही तो देश का लक्षण है राजनीति का। और ये जो ओल्ड पेंशन की बात है, ओल्ड पेंशन, संजीव जी, जो आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा आशीष जी, झारखंड में इनकी सरकार ने कहा एक कमेटी बना दिए हैं, हमने कैबिनेट से अप्रूव कर दिया, कमेटी जल्दी रास्ता निकालेगी, वो रास्ता निकालेगी अगले चुनाव तक। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में इन्होंने कहा है अगले फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, जब इनको चुनाव में जाना है, तो दैट कि उसके बर्डन से उसके लेवल पे ये वोट ले लेंगे, और अगली बार अगर सरकार बनाएंगे तो देंगे, जिसकी संभावना इनको लगती कि है, संभावना ही नहीं कि सरकार बनाएंगे। तो ये जिम्मेदारियां फाइनेंशियल, जो प्रधानमंत्री ने कल एक बड़ी बात कही, मैं अंतिम बात कह रहा हूँ आशीष जी, उन्होंने कहा आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया का भी ध्यान राजनीतिक दलों को रखना चाहिए कि वही वादे करें जो करें, जिससे जनता में उनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। यही सवाल मैं लगातार इसीलिए कर रहा था इंदु कांत जी, क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वो भाजपा की है, और हिमाचल में राज अब कांग्रेस का आ गया है। जब तालमेल आपस में होगा ही नहीं, तो फंड ये मांगते रहेंगे, वहां से फंड जब आएगा तब आएगा, वो बॉल होती रहेगी, और जनता बिचारी और कर्मचारी इंतजार करते रहेंगे। इसीलिए हमने ये सवाल जो है पहले दिन से ही पूछना शुरू कर दिया था
कि क्या आपने जिस चीज को लेकर वादा इतना बड़ा कर दिया है, ग्राउंड पर कोई वर्किंग भी हुई है कि नहीं हुई है? लेकिन जवाब में बघेल साहब के द्वारा किए गए कामों को गिनवाया गया था। खैर, ये कांग्रेस ने अब जिस तरीके से इतना बड़ा वादा किया, तो मुझे लगता है गांधी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि पहली कैबिनेट में वाकई में कांग्रेस अपने वादे को पूरा करेगी और हम लोग उसका निश्चित रूप से कवर भी करेंगे उस स्टोरी को और स्वागत भी करेंगे, क्योंकि वो वाकई में अगर कर्मचारियों के भलाई की बात है तो उसका स्वागत किया भी जाना चाहिए। फिलहाल आप तीनों मेहमान जुड़े और इस चर्चा को हमने जिस तरीके से तमाम जो सवाल थे वो हमने लिए भी, लेकिन चर्चा को मैं समाप्त करने से पहले फाइनल कमेंट कटवाल साहब आपका भी लेना चाहूंगा और गांधी साहब आपका भी। बिल्कुल कटवाल साहब फाइनल कमेंट दे दीजिए जल्दी से। पहले तो आप देखें कि इनका मुख्यमंत्री कौन बनता है जी। 1 बनता है, 2 बनते हैं, 5 बनते हैं जी। फिर उसके बाद ये बनेगा तो एक ही, इस बात की चिंता मत कीजिए, 1 2 5 नहीं बनेगा, एक ही। वो बात अलग है कि 5 में से कौन बनता है वो एक अलग विषय हैगा। यही है किसकी बारी आपसे चर्चा के तुरंत बाद मैं बड़ी खबर ही ब्रेक करने जा रहा हूँ। आप इनकी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। अब सवाल यह है कि 1 लाइन का प्रस्ताव ना पास हो जाए कि हाईकमान फैसला लेगा, उसी का इंतजार है शायद। जी गांधी साहब। देखिए, हमारे लिए तो बड़ा खुशी का मौका है। सारी जनता का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमें एक बार फिर से जो है वो हिमाचल में मौका दिया है और बहुत ही पूरे भारतवर्ष में जो है वो हिमाचल की चर्चा है और जनता जो है वो रिवाज नहीं बदला जनता ने और एक बार फिर भरोसा हम पे जिताया है। इसके लिए जो है वो हम सारी प्रदेश की जनता के आभारी हैं और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो वादे हमने किए हैं, 10 संकल्प हमने लिए हैं और इस बार हम बिल्कुल जो है वो क्लियर हैं कि हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसको हमें एनकैश करना है और एक बार अच्छे से जो है वो सरकार जो है प्रदेश में देनी है। और आपने ठीक कहा कि मुख्यमंत्री 5-7 नहीं, एक ही बनेगी। ठीक है, वो पहले भी चुनावों में भी कहते रहे, लेकिन इस बार कहीं नया प्रयोग मत करवा दीजिएगा कि पता लगे छोटे राज्य में डिप्टी सीएम भी बनवा दिया। तो पहले भी यही कहते रहे कि 8-8, 10-10 मुख्यमंत्री हैं इनके पास और अब ये कहते हैं कि 5-6 बनेंगे, तो ऐसा नहीं है। चलिए इंदुकांत जी 30 सेकंड के अंदर, क्योंकि समय का अभाव है, 30 सेकंड में जल्दी से आप भी फाइनल कमेंट दे दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो संजीव गांधी जी की प्रतिक्रिया सधी हुई है और उनकी जो मुस्कुराहट है चेहरे की, वही पूरी फिजा को हिमाचल के बयां करती है और विश्वास करते हैं कि यही मुस्कुराहट ये हिमाचल की जनता के सभी लोगों के चेहरे पर भी लाएंगे। यही विश्वास हम लोग कर करके आगे चीजों को देखेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आज के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।